हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहे थे। हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि कॉस्ट को 6 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, जिनमें से 3 बेसिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट 1 है, वो उसमें ऑलरेडी हमने 3 कॉस्ट को डिस्कस कर लिया है, 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। नाउ इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए 3 बेसिस हैं कॉस्ट को क्लासिफाई करने के, उनके बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं MCO 05 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, उसका यूनिट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 बेसिस की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे चौथे, पांचवे और छठवें बेसिस की, जिनके बेसिस पर कॉस्ट को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। फोर्थ बेसिस की अगर बात करें तो इट सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और पीरियड, यानी कि ये कैसा क्लासिफिकेशन है? इसको प्रोडक्ट और पीरियड के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है इसमें कॉस्ट को। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट की बात आ रही है यहाँ पर। प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इजीली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट्स। दीज कॉस्ट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन एंड विल नॉट बी इनकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। तो ये सीधा सीधा मामला किससे जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हमारा है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट अराइज होता है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर काउंट करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में? एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो इसमें हमारा आ जाएगा जो भी हमारा डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, जो हमारी सैलरीज वगैरह हम देते हैं उनको, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। एक तरीके से हम देखें तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे पीरियड कॉस्ट। यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो कॉस्ट अराइज होता है उसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट विच आर इजीली एट्रीब्यूटेबल टू टाइम इंटरवल आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। ठीक है, एक टाइम इंटरवल पर अगर एक कॉस्ट राइज होता है तो उसको हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे। दीज कॉस्ट डू नॉट अटैच टू प्रोडक्ट्स। तो ये जो कॉस्ट है इसका प्रोडक्ट या प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में एक कॉस्ट राइज हुई है तो हम उसको इसके अंदर डालेंगे और वो जो कॉस्ट होगी वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो यूजुअली हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ज्यादा होता है, और जो हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग कब होता है? सेलिंग से पहले होता है, राइट। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद हम सेल करते हैं एंड देन वी गेन रेवेन्यू, राइट। लेकिन पीरियड कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट हमारा वो एक्चुअली हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे वो कॉस्ट आ जाते हैं जिनका प्रोडक्शन से या वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, वो कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी बिजनेस के अंदर। तो इसमें कौन कौन से कॉस्ट आ जाते हैं? इसमें आ जाता है हमारा जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉस्ट है। अगर हमें अपने बिल्डिंग का कोई रेंट देना है उससे रिलेटेड कॉस्ट है। अगर हमको सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को तो उससे रिलेटेड कॉस्ट है। अब ये जो पीरियड कॉस्ट होता है वो यूजुअली प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। जैसे हमने बात की थी कि जब सेलिंग हो जाता है, और ये कॉस्ट क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ करके बाकी जितने कॉस्ट अराइज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद उससे रिलेटेड कॉस्ट है हमारा। ठीक है, और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आते हैं, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। ये कॉस्ट हमारा क्या हो गया? इसको बेसिकली क्या किया गया? पीरियड के अंदर जो कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं उसको हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड नॉन कंट्रोलेबिलिटी। कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बेसिस पर भी कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले बात की गई है कंट्रोलेबल कॉस्ट की, यानी कि वो कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन
और अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा या फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। Variable costs are generally controllable by the lower level of management like departmental head। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो जनरली कंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, रॉ मटेरियल से जुड़े होते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उनकी मात्रा जो है वो बढ़ाई जा सकती है या फिर घटाई जा सकती है, या फिर अगर उनको क्या किया जाए, बल्क में और ज्यादा परचेज किया जाए तो भी पर यूनिट कॉस्ट जो है उसको हम कम कर सकते हैं। सो दीज आर दी कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब अगर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की बात करें तो अनकंट्रोलेबल बोला जा रहा है, इट जस्ट मीन कि ये कॉस्ट कंट्रोल के बाहर है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम इन कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे uncontrollable costs are those costs which cannot be controlled or influenced by a specific person or a enterprise। तो वो कॉस्ट जो स्पेसिफिक पर्सन या एंटरप्राइज के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं किए जा सकते या फिर कंट्रोल नहीं किए जा सकते, उनको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट लाइक फैक्ट्री रेंट, मैनेजरियल सैलरीज एक्सेट्रा। तो देखिए, अब कंट्रोलेबल कॉस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट की बात की, तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में ऑटोमेटिकली क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट जो है हमारे वो आ गए। तो जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, यानी कि अगर फैक्ट्री का रेंट हमको देना है, अगर हमें अपने मैनेजर्स को सैलरी देनी है, फिर अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है फैक्ट्री से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड, तो ये सारे कॉस्ट जो हैं जो फिक्स नेचर के हैं वो आ जाएंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के अंदर। सो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की बात हो गई। अब बात करेंगे जो हमारा सिक्स्थ बेसिस है उसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग यानी कि जब मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा हो और उसमें कॉस्ट का एक रोल हो कि कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के पर्पज से कॉस्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें सबसे पहली बात की गई है डिफरेंशियल कॉस्ट की। अब डिफरेंशियल कॉस्ट को समझते हैं, क्या होता है डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब समझिए, द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का जो अलग अलग हम अल्टरनेटिव देखते हैं बिजनेस के लिए, उसके साथ कंपेयर अगर हम करें तो एक जो अंतर आता है इसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। In other words, differential cost is the result of change in the total cost from an alternative course of action। मान लीजिए हम ऑलरेडी बिजनेस में एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल को हमें एक दूसरा अल्टरनेटिव मिल जाता है एडवर्टीजमेंट का। अब दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, हो सकता है जो प्रेजेंटली हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा हो, और अभी हमने नया अल्टरनेटिव जो हमने डिस्कवर किया है उसका जो खर्च है वो कम है। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि अभी जो हम कर रहे हो उसका खर्च जो है वो कम हो और जो एडवर्टीजमेंट के लिए हमको नया अल्टरनेटिव मिला है उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो और उसकी रीच ज्यादा लेवल तक हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि जो प्रेजेंट कॉस्ट है हमारा और जो अल्टरनेटिव कॉस्ट है हमारा, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे। सो अगर कॉस्ट हमारा बढ़ता है, यानी कि अगर हम शिफ्ट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पे, उस कंडीशन में अगर हमारा कॉस्ट बढ़ता है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अगर कॉस्ट घट जाता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लेने से तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल जब बढ़ जाता है कॉस्ट और डिक्रीमेंटल व्हेन घट जाता है कॉस्ट। सो डिफरेंशियल कॉस्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अपनाते हैं अपने कॉस्ट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में जो हमारा डिफरेंस आता है, जो प्रेजेंट लागत हम लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। दूसरी टाइप का कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग में संक कॉस्ट। So sunk cost results from past expenditure। यहाँ पर बात की गई है कि past expenditure जो हमारा होता है बेसिकली उसी को हम sunk cost कहते हैं। जो एक्सपेंस हम पहले खर्च कर चुके हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिनके ऊपर मैनेजमेंट का अब कोई कंट्रोल नहीं है,
पहले खर्च हो चुका है, वो कॉस्ट पहले वो लागत लग चुकी है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल संक कॉस्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है संक कॉस्ट का, पास्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, पहला पुराना वाला रॉ मटेरियल, उसका कॉस्ट। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो खर्चा हमारा क्या है, ऑलरेडी हो चुका है और किसी भी रीजन से हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाट वी कॉल संक कॉस्ट। एक और एग्जाम्पल इसका क्या है, पास्ट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, असेट्स पे जो हमने खर्च कर दिया है, ठीक है, वो कॉस्ट भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो संक कॉस्ट को हम क्यों डिटरमाइन करते हैं, हम बेसिकली एक्सपेंडिचर जो हमने पहले पास्ट में खर्च किया होता है उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं कि उस एक्सपेंडिचर का, उस एक्सपेंस का हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, और उसी के बेसिस पर क्या करते हैं, फ्यूचर में जो है देखते हैं कि वेदर वी हैव टू अगेन स्पेंड ऑन द सेम कॉस्ट ऑन द सेम प्रोजेक्ट और नॉट, राइट। तो ये हमारा संक कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे इम्प्यूटेड कॉस्ट की। अब ध्यान रखिएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट को ही हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या कहता है, दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। इन्हीं कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी कहते हैं या फिर काल्पनिक कॉस्ट भी कहते हैं। तो हाइपोथेटिकल कॉस्ट कहने का मतलब इतना सा है कि ये कॉस्ट जो होते हैं वो रियलिटी में एक्चुअली नहीं होते हैं, कोई मोनेटरी टर्म कैश में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ होता है, ये हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अगर ये कॉस्ट भी, इस कॉस्ट को भी हम इंक्लूड कर लेते बिजनेस में तो क्या होता, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉस्ट होते हैं। These costs are included in cost account only for the purpose of taking managerial decision. इन cost को मैनेजमेंट में क्यों इंक्लूड किया जाता है, केवल और केवल मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, कि हमने ये सोचा कि अगर ये कॉस्ट भी हमारे जो थे वो इंक्लूड हो जाते, उस कंडीशन में कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होता। सो इनके एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए, इनके एग्जाम्पल दिए हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे बात की जा रही है। अब ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, लेकिन है तो बिजनेस ओनर का ही ना, तो वो अपने ही कैपिटल पर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट देख रहा है कि उसको अपने ही कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट खुद को देना है। वैसे ही रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, ठीक है। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, हमारे हाइपोथेटिकल कॉस्ट होते हैं या फिर नोशनल कॉस्ट होते हैं, यानी कि जो रियलिटी में होते नहीं है। लास्ट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द बेनिफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपने सुना होगा कि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है ना। तो ये जो कहावत है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे एकदम फिट बैठती है कि आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपने क्या किया कि आपने एक ऑप्शन को चूज किया और उसके बदले दूसरे ऑप्शन को जाने दिया। तो जो बेनिफिट हम जाने देते हैं एक दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करते वक्त, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सैक्रिफाइस हम करते हैं दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, जो हम गिव अप करते हैं, उसी को बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि हर बच्चा सुबह का जो नींद है अपनी वो सैक्रिफाइस करता है ताकि वो स्कूल जा सके। तो स्कूल जाने के बदले उसको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उसकी नींद हो गई, ठीक है। तो उसके बदले में उसको मिल क्या रहा है, उसके बदले में वो स्कूल जा पा रहा है। सो दो अल्टरनेटिव्स में से आप अपने लिए आपके अकॉर्डिंग जो बेटर अल्टरनेटिव है उसको चूज करते हो, और जिसको आप चूज नहीं करते हो असल में वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इम्प्यूटेड कॉस्ट के बारे में अगर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ राइट नाउ, तो एक ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस में ओनर से रिलेटेड जितने भी असेट या फिर कैपिटल होते हैं उसका कॉस्ट एक तरीके से इम्प्यूटेड कॉस्ट हम कह सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड फिक्स्ड एसेट्स। सो तीनों ही बेसिस को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। थ्री बेसिस जो हमने कॉस्ट के अपने पढ़े, थ्री बेसिस वो क्या थे, सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और पीरियड, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, और तीसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू द डिसीजन मेकिंग। बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की क्वेरीज के लिए आप इग्नू ज्ञान कोश के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।